जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीडीएस की एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन की। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया। मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस कराने की बजाय कंप्लीट वीडियो में सारे क्वेश्चंस इकट्ठे डिस्कस होने चाहिए। और मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था, बट आज मुझे टाइम मिली है तो आज मैं सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उन पर क्या मेरी एनालिसिस रही, ये रही कि ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन अभी आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से बेस्ड थे। ऑलमोस्ट सारे ही सवाल हमारे पेड और फ्री बेचेस से रहे हैं, वो अभी मैं दिखाऊंगा वन बाय वन। तो इनसे डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का स्कोरिंग सेक्शन हमेशा ही रहा है। हालांकि कुछ क्वेश्चन वियर्ड हैं, जैसा कि हमेशा ही रहते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल हैं। खैर, डायरेक्टली मुद्दे की बात पर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है और कुछ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कुछ फीचर्स बताए गए हैं। सो लास्ट ईयर यूट्यूब पर ही मैंने एनडीए की एनालिसिस करी थी। काफ़ी सारे क्वेश्चन एनडीए से इंस्पायर्ड हैं। सो एक्चुअली क्वेश्चन ये था जिसमें आपसे पूछा गया था कि एक कल्टीवेबल लैंड क्या होता है जो कि अनकल्टीवेटेड है और 5 साल से 1 साल से लेकर 5 साल के बीच जो है वो ज़्यादा एक से ज़्यादा और 5 से कम इतने सालों के लिए अनकल्टीवेटेड है। वैसे लैंड को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। कहा जा रहा है, इंडिया में कल्टीवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर एंड लेस देन 5 ईयर, यानी तो ये मैंने सारे सेक्शन आपको समझाए थे। उसी टाइम पे मैंने कल्चरेबल वेस्टलैंड की भी बात करी थी। कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड में क्या है, जिस जमीन को 5 साल से ज्यादा बिना खेती किए छोड़ दिया गया। देख लिए ना, समझ गए आप कि 5 साल से ज़्यादा अगर फैलो छोड़ दिया गया है, यानी इनमें खेती नहीं की जा रही, तो वो कहलाते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ कर क्या है, और यही बात मैंने आपसे कही भी थी उस टाइम जब मैंने एनडीए की एनालिसिस करी थी कि एनडीए का भले ही है, बट ये सीडीएस में पूछा जाएगा, सिविल सर्विस में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं यहाँ पे दोबारा से। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। और यही एक बात रहती है कि जब भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ाया है तो सिर्फ ये नहीं कि ये थीम प्रिपेयर कर लीजिए, ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसे नहीं, बल्कि मैंने उस क्वेश्चन के डेप्थ में जाकर के आपको बताया कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो इससे रिलेटेड जो सेगमेंट्स है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पेड बैच में भी है, फ्री बैच में भी है, हर जगह पे ये कवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मुझे कुछ बताने की नीड नहीं है, ये आप सबको पता होगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कौन सी जो संस्था है वो अपने इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को प्रकाशित करती है? तो ये संस्था है कौन सी? IUCN। नाम में ही है कि नेचर के कंजर्वेशन की बात करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो IUCN जो है वो रेड लिस्ट को जारी करती है जिसमें जीवों को कैटेगरीज पर डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप देखो तो सभी स्पीसीज में एक तरीके से जिनके पास हमारे डाटा हैं, एडिक्वेट डाटा हैं, उनके लिए हमने कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। और जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे तो थ्रेट बढ़ता जाएगा, खतरा बढ़ता जाएगा। सबसे पहले लीस्ट कंसर्न स्पीसीज हैं, यानी वैसी प्रजातियां जिनके विषय में कोई खतरा नहीं है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड है, फिर वल्नरेबल आती है, फिर इंडेंजर्ड आती है। इंडेंजर्ड मतलब खतरा बढ़ गया है। और सबसे बाद में आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा खतरा है और नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में पूछा गया। देखिए, लिस्ट और स्पीसीज के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, आपको पता होगा इन्वायरमेंट का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बट बात कुछ ऐसी है कि सारे स्पीसीज को हम इकट्ठे कवर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट कुछ रिसेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वल्नरेबल की जब आप बात करोगे तो वल्नरेबल से भी ज़्यादा खतरा हमें इंडेंजर्ड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही पूछा गया, वल्नरेबल स्पीसीज कौन होती है जिनके बहुत हाई रिस्क हैं, बहुत चांसेस हैं कि वो आगे चल के नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इजी वन। जैसे ये इन्होंने सीडीएस में ही पूछा था कि कौन सी जो स्पीसीज है उसे हम एंडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्रजाति किसी एक क्षेत्र से अपना संबंध रखती है और सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इस क्षेत्र के लिए वो खास है, तो वैसी प्रजाति को हमें एंडेमिक प्रजाति कहना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। स्पीसीज कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब एक जगह पे है और ये किसी पर्टिकुलर रीजन में खास तौर से देखने को मिलती है और कहीं अन्य जगहों में नहीं। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2011 में पूछा गया था। रेड डाटा बुक के बारे में आपसे पूछा गया है, पहले आप अटेम्प्ट करिए। मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ना है। क्या कह रहे हैं कि एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी प्लांट यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी कैटेगरी है इसमें, जो पेड़ पौधे के नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा कह रहे हैं थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी वैसे प्लांट और एनिमल स्पीसीज जिन पे खतरा है। तीसरा कह रहे हैं प्रोटेक्टेड साइट्स, जो स्थल है जिनको नेचर के कंजर्वेशन के लिए जो स्थल खास तौर से मुख्य हैं, वैसे को रेड रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। देखिए, बात समझिए, किसी क्षेत्र में कोई चीज़ खास है, किसी क्षेत्र में कोई और चीज़ खास है, तो इनके लिए रेड डाटा बुक थोड़ी है। रेड डाटा का नाम ही क्या है?
रेड डाटा का नाम ही ये है कि जीवों को संरक्षित किया जा सके। जब हमें पता ही नहीं है कि किस जीव की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो हम कैसे बेटर वे में उन्हें कंजर्व कर पाएंगे। इसलिए ये लिस्ट हमारी मदद करता है हमें उन जीवों की संख्या को समझने में, उनके पैटर्न को समझने में, जिससे हम उन पर खास ध्यान दे सकें, उनके बचाव पर खास ध्यान दे सकें। तो साफ तौर से हम कह सकते हैं एंडेमिक वाली कोई बात नहीं है, ना ही ये कोई प्रोटेक्टेड साइट्स की बात करता है। मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दी, वल्नरेबल और बाकी सारी कैटेगरीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बट ये भी अगेन पीवाईक्यू से इसका जिस्ट है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी सभी लोकेशन का। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, भले आसान है या मुश्किल है, बट एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, तो इसे भी मैं इजी वन कहूंगा। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, पीवाईक्यूज आपको करके ही जाने हैं एटलीस्ट, क्योंकि सभी जिनका भी सिलेक्शन होगा वो बहुत अच्छे से थोरोली करके जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा दूं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि सभी जगहों में, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की किसी भी सरफेस में जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो लीनियर वेलोसिटी के सेम रहेगी। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एंगुलर और लीनियर में क्या डिफरेंस है। दूसरा कह रहा है लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी इक्वेटर में और सबसे कम देखने को मिलेगी पोल्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनडीए 2022 का है और इसकी एनालिसिस जब मैंने करी थी, असल में ये क्वेश्चन क्या है मैं ब्रीफ में समझाऊं। देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड के किस शहर में आप देखोगे तो आपको ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का देखने को मिलेगा। मतलब अर्थ के किस जगह में जो अर्थ जो रोटेट कर रही है लीनियर वेलोसिटी के साथ, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो अब ये ठीक है, आंसर तो मैं बता देता और आगे बढ़ जाता, बट ऐसा क्यों होगा, इसी जगह पे क्यों ज़्यादा होगी या पोल्स में ही क्यों कम होगी, जो भी रीज़न रहेंगे उस पर मैंने बात करी थी। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, आप इसे समझिए। आपको बताना है कि किस शहर में जो अर्थ के रोटेशन की लीनियर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हमें पता है कि अर्थ में दो तरह की गति देखने को मिलती है, पहली रोटेशन, दूसरी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब वो जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वो रेवोल्यूशन कहलाती है, और जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, वो रोटेशन कहलाती है ना। अब ये सवाल उठता है कि क्या जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के सभी पोजिशन में क्या रोटेशन सेम देखने को मिलती है? तो नहीं, इसका आंसर है कि इक्वेटर में सबसे फास्ट अर्थ रोटेट करती है और जो पोल्स है उसमें सबसे स्लो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे काफी सिंपल रीजन है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, मान लीजिए यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है, थोड़े फनी से एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपको याद रह जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये चींटी है और ये लेट सपोज ये फुटबॉल की बॉल है, और अगर ये चींटी आप एक बार इसे रोटेट करें तो ये चींटी को कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी? ये कितना रोटेट होगी? लेट सपोज मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर रोटेट होगी। लेकिन जो पोल्स में चींटी है वो तो 1 सेंटीमीटर ही रोटेट होगी, क्योंकि इसके पास एरिया कम है घूमने के लिए, इसके पास इतना बड़ा एरिया है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, जब इतने बड़े एरिया में ये रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये ज्यादा एरिया को, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको 24 आवर में लेट सपोज ये एक बार घूमी, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर मूव की, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, सर्कमफेरेंस 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये बस 1 सेंटीमीटर मूव कर पाई। इसका मतलब इसकी स्पीड फास्ट है, इक्वेटर वाले की, और पोल्स वाले की स्लो है। सिंपल सा रीजन है बहुत। तो समझ गए ना कि लीनियर वेलोसिटी क्यों इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। एक सेकेंड, इसका रीजन ये है कि एरिया ज़्यादा है और 24 घंटे में ही हर पार्ट को कवर करना है, तो ऑब्वियस ही बात है इसे ज़्यादा फास्ट घूमना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका रीजन है। तो सेकंड तो यहाँ से सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ सरफेस की सेम देखने को मिलेगी, जबकि लीनियर वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, स्टिल मैं समझा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं एनडीए के पेपर को ही देखता हूँ। एनडीए 2022 का ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम हुआ, इसके हम अगर एनालिसिस करें, इसमें आपको एक ये क्वेश्चन दिखेगा 117 नंबर वाला। क्या कह रहे हैं कि जो लोग रह रहे हैं अर्थ में, उनकी रोटेशन के बारे में वो अनअवेयर रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रह रहे हैं, अब हमें स्पीड तो पता नहीं चल रही, अर्थ किस स्पीड में रोटेट कर रही है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। पहला ये कह रहे थे कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अर्थ की सतह में हर जगह पे। दूसरा कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ। तीसरा ये कह रहे हैं कि देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट ईदर स्टेशनरी और मूविंग एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ। यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है पृथ्वी के अंदर, या तो वो स्थिर हो या तो वो मूव कर रही हो, जो पृथ्वी की गति से अलग मूव कर रही है। समझ पाए? कहना यह है सिंपल सा कि अर्थ के स्पीड में ही तो वो रोटेट कर रही है चीजें, इसलिए हमें किसी भी चीज की गति, और वैसे भी आपको पता होगा किसी भी चीज की गति हमें तब फील होती है जब उसकी मूवमेंट हमारे मूवमेंट से ज्यादा या कम होती है। खैर ये तो फिजिक्स का पार्ट है, मैं समझाऊंगा कभी बाद में। इसका आंसर जो 1 2 3 था। अब आपने कोई भी अगर चीज़ें अलग से नहीं करी हैं, एनसीईआरटी भी करी हुई हैं, बट उतने डेप्थ में नहीं, उतने थोरोली नहीं, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत थोरोली किया है तो ये पहला ही स्टेटमेंट आपको बता देगा, साफ तौर से ये बता देगा क्या कि
एंगुलर वेलोसिटी सभी लोकेशन की सेम होती है, यही तो स्टेटमेंट में कहा गया है, और यही तो रीजन है कि इनहेबिटेंट्स को अर्थ की स्पीड पता नहीं चलती है। दूसरा इन्होंने कहा लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है। क्या ये बात सही है? अगर ये वेरी नहीं करती तो ये कैसे पूछते एनडीए वाले क्वेश्चन में कि किस जगह की जो लीनियर वेलोसिटी वो ज्यादा होगी, इक्वेटर वाले जगह की? तो इसका मतलब पहला बिल्कुल सही है, और ये सारा कुछ पीवाईक्यू से ट्रेसेबल है। अभी तो मैंने कोई कोर्सेज की बात ही नहीं करी अलग से, तो आंसर क्या होगा? तो ये दोनों ही बिल्कुल सही बात है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, और ये दोनों ही हमारे पेड फ्री लेक्चर दोनों का ही पार्ट हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो अंटार्कटिका के बारे में इन्होंने पूछा था। पहला इन्होंने कहा कि हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन देखने को मिलता है बाकी कंटिनेंट्स के मुकाबले, यानी जो कंटिनेंट्स है, यानी जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलेगी। एवरेज एलिवेशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई की नहीं, सबसे हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन देखने को मिलेगा अंटार्कटिका का। दूसरा कह रहा है जो माउंट विंसन है वो हाईएस्ट पीक है इस कंटिनेंट की। ये क्वेश्चन पहले करिए, ये सिविल सर्विसेज 1995 का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा था कि हाईएस्ट मीन एलिवेशन दुनिया में सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट की देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आंसर इसका अंटार्कटिका है, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को किए हुए हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सेम स्टेटमेंट है, सेम क्वेश्चन है, ये तो सिविल सर्विसेज 1995 से ट्रेसेबल है। दूसरा कह रहा है कि माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है। आप किसी भी बुक को देख लेंगे, चाहे आप बात कर लो लूसेंट की या अदर किसी बुक्स की, तो इनमें आपको एक लिस्ट मिलेगी, हाँ एक लिस्ट मिलेगी हर कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पर्वतों की। बहुत लोगों को ये याद रहता है, आसान भी है। जैसे अब हमें अपना एशिया कॉन्टिनेंट का तो पता ही है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अफ्रीका का भी काफ़ी फेमस है माउंट किलिमंजारो। यूरोप का काफ़ी फेमस है माउंट एल्ब्रूस। इसी तरीके से बाकी जगहों के अकांकागुआ के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा वोल्केनो वाले टॉपिक में। इस तरीके से जब आप अंटार्कटिका देखोगे तो यहाँ पे माउंट विंसन है, विंसन मैसिव पूरा नाम है इस माउंटेन का, और ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये थोड़े केबीसी टाइप की जीके है, बट ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर को देखोगे ना, खास तौर से 2005 से पहले वाले, तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, फैक्चुअल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उनको आपको प्रिपेयर करना, और अब तो आप समझ गए होंगे कि आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एनडीए और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यही मैं कहता हूँ हमेशा कि सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। फिर भी आई नो कुछ लोग इस वीडियो के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलेवेंस को नहीं समझेंगे, बट खैर जो भी हो, मेरा तो काम यही है कि मैं आपको सही चीज़ें गाइड कर पाऊँ। अब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। हाँ, ये हमने 41 नंबर का कर लिया। 42nd वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के 3 राज्यों में फैला है? नीलगिरी, अचानकमार अमरकंटक, शेषाचलम या अगस्त्यामलाई? अब देखोगे आप तो ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक्स है, बट हर साल जो है वो नीलगिरीज के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये जो सीडीएस 2022 वाला पेपर था, अगर आप इनमें भी देखोगे तो सोलाज के बारे में इन्होंने पूछा था कि किस टेम्परेट फॉरेस्ट को हम सोला कहते हैं, नीलगिरी के फॉरेस्ट को कहते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, लाइन बाय लाइन। बट मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि केवल आप इस क्वेश्चन को करके इसे नहीं स्किप कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें भी समझनी होगी नीलगिरी से एसोसिएटेड। हाँ, तो ये 11th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है, सभी पढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमें पता है, ये एक खास इकोसिस्टम है जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज देखने को मिलता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। तो इनमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमें भारत में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें अगर आप देखो तो लिस्ट भी यहाँ दी गई है एनसीईआरटी में, जिसमें इन्होंने नीलगिरी के बारे में बताया है। तो नीलगिरी अगर आप देखो तो सबसे पहले काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क वगैरह शामिल करके बताए गए हैं। जैसे साइलेंट वैली है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, बहुत लोग फ़ोन में देखते हैं। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मोदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुवाणी हिल्स, ये सभी जो पार्ट हैं, जिनमें खास तौर से बांदीपुर काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इसी तरीके से सारे काफ़ी फेमस साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं नेचर के कंजर्वेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। किसी भी मैपिंग को आप कवर करोगे इंडिया की, तो उसमें आप नीलगिरी को जब पढ़ोगे तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ रहता है, जिसकी हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से अच्छा, सबसे खास बात यही है कि सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज्ड था यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व, वो नीलगिरी था। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, इसे आप जरूर याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ईयर भी याद कर लें, 1986 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और भी बायोस्फीयर रिजर्व है, बट इनकी हम बात करेंगे अलग से, नहीं तो फिर पूरा बायोस्फीयर रिजर्व ही कवर होगा, अब बाकी चीज़ें रह जाएंगी।
तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका नीलगिरी। देखिए, मैं ईजी और हार्ड की बात ही नहीं करता हूँ, वो वेरी करता है कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की है। इवन कई बार एग्जाम में उस तरीके से हमें ध्यान आया या नहीं, कई बार प्रेशर में भी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। तो ये ऑब्वियस सी बात है और आपको ये हैंडल करना होगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो, हर दूसरे तीसरे दिन कोई प्रीवियस ईयर का या कोई नॉर्मल सा मॉक किसी भी इंस्टीट्यूट का दें। और ये क्वेश्चन भले ही आपको रेलेवेंट लगे या ना लगे, बट इससे कॉन्फिडेंस जरूर आपको डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आ जाएगी। और अगर आप पिछले 20-25 सालों के यूपीएससी के सभी पेपर्स की भी एनालिसिस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। इवन कोर्सेज में भी, चाहे आप पेड कोर्स में भी देखो, तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैसे अगर मैंने क्लाउड भी पढ़ाया तो उसके ऊपर 25-30 सवाल करवाए। फंडामेंटल राइट पढ़वाया, जैसे निर्वाणा बैच में हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे से कवर किया था, तो उनमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, क्योंकि रहना ही ऑब्वियस सी बातें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए चलने से ये चीज़ हो पाती है। अब आते हैं बादलों से ऊंची उड़ान इनकी। तो यहाँ पे बादल के बारे में सवाल आ गया और आप क्लाउड वाली वीडियो को जाकर के देखिए। एंड में मैंने कहा था, उम्मीद है सीडीएस वाले दोस्तों को इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीडीएस को लिटरली आप कह लो कि बिल्कुल इनके फेवरेट लिस्ट में है बादल। ठीक है, हर दूसरे साल ये पूछते हैं क्वेश्चन और इस बार भी आ गया। तो हालांकि टफ है या इजी है वो तो अभी आप ही डिसाइड करोगे। इन्होंने क्या पूछा है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं और इसके आधार पर आपको बताना है कि ये किस बादल की बात कर रहे हैं। हाई हाई वर्ड देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ऊंचाई वाले बादल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था, आप एक इमेज है, इमेज को बस मत भूलना। हालांकि मुझे उतनी वीडियोस यूट्यूब पे क्रिएट करने का टाइम नहीं मिला, बट फिर भी हमने जितना किया उनसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं। लोएस्ट टू हाईएस्ट इन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन को हमने कवर किया था। देखो ना, लास्ट ही बार पूछा गया और फिर से पूछा गया क्लाउड्स के ऊपर, तो ये फेवरेट टॉपिक है ही। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो बादल हैं इनमें आपको ऊंचाई पे फोकस करना होगा कि ऊंचाई में जो इनके नाम है वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं। एक और इमेज थी, प्लीज वेट, एक और इमेज मैंने आपको दिखाई थी। हाँ, ये इमेज थी वो। तो हाई वाले जो क्लाउड है उनमें मैंने आपको क्या कहा था, देखिए ध्यान से वर्ड को, CIRRO CIRRO CIRR। तो ये एक कीवर्ड था और इसके मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से ये वर्ड बना है। सिर्रो आपको जरूर दिखेगा ऊंचाई वाले क्लाउड में, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरा, बारिश वाले क्लाउड में निम्बो वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये दो बातें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई थी जब हमने बादलों के विषय में चर्चा करी थी। सिर्फ एक वर्ड हाई से मुझे अंदाजा लग गया कि या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। अल्टो तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हमने देखा था कि ये मिड क्लाउड्स का पार्ट है। देखिए, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस। आगे इन्होंने कहा है ये 20,000 से 40,000 फीट के बीच देखते हैं, इससे हमें कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स का हम यूज नहीं कर सकते आंसर सॉल्व करते टाइम। तीसरा कह रहे हैं कि एक जो इसके प्रकार है वो मैकेरल स्काई बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड है ये बड़े फिश के स्केल्स जैसे होते हैं। फिश में जो स्केल्स होते हैं ना, इस तरीके से, तो ये जो स्केल्स हैं उस तरीके से दिखते हैं, इसीलिए हम मैकेरल कहते हैं। मैकेरल का मतलब ही होता है फिश का स्केल। ठीक है, और खास तौर से जब ये कलर्ड पिंक होते हैं सनसेट के टाइम पे, यानी सूर्यास्त के समय, तो ये एक पहचान दे दी गई। और ये चीज आप तभी कवर कर पाओगे जब आपने इमेज को अच्छे से समझा है। तो इसमें जो सिर्रो क्यूमुलस है ना, ये फिश के स्केल्स के जैसा दिखता है। अब वैसे ये क्वेश्चन एनडीए नहीं पूछा था। अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे कि सीडीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन एनडीए से पूछे गए हैं, तो ये आप समझ लो, अभी अच्छे से समझ लीजिए। तो मैकेरल स्काई के बारे में इन्होंने पूछा था। मैकेरल स्काई जो है डायरेक्ट पूछ लिया था किस क्लाउड के टाइप से संबंधित है। खैर, अभी तो आप आंसर आपके सामने। अच्छा, एक बात और गौर करिए, यहाँ भी जो है आंसर इन्होंने आंसर डी दिया था इन्होंने, और यहाँ भी आंसर डी रखा है इन्होंने। खैर, जो भी रीज़न हो, सिर्रो क्यूमुलस इसका आंसर है। और ये हमने समझा मैकेरल स्काई वगैरह के बारे में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अपने अगर क्लाउड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे जब एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक में। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, इसलिए आई थिंक जो फीस है, फीस स्किल्स उनसे रिजेंबल्ड माने जा रहे हैं। और कुछ सवाल है मेरे पास, हालांकि ये सब हमने कवर किया। देखिए, आपसे पूछा गया था कि कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन यानी लगातार बारिश किन बादलों में देखने को मिलती है, सीरो क्यूमुलस, क्यूमुलस निम्बो स्टेटस या क्यूमुलो निम्बस। तो मैंने आपको कहा है कि निम्बो दिखना जरूरी है, आंसर हो जाएगा निम्बो स्टेटस बारिश के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जो इस क्वेश्चन के आंसर को सही बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं उनकी कमेंट को पिन कर दूंगा। रेन क्लाउड आपसे पूछा जा रहा है और ये आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, मिएंडर्स के बारे में पूछा गया। मिएंडर का मतलब होता है विसर्पण। विसर्पण आपने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, नदियों वाले टॉपिक में, रिवर्स वाले टॉपिक में। जब नदी यू बेंड करती है, यू शेप में इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं मिएंडर। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहे हैं ये एक्सट्रीमली टाइट मिएंडर जब होगा, इसे हम गूज नेक कहेंगे। और
इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सबो लेक आफ्टर अ फ्लड। जब बाढ़ आएगी तो ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा। अभी मैं समझाता हूं ऑक्सबो लेक क्या होता है। तीसरा कह रहे हैं टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण हम देखते हैं कि जो रिवर है इनमें कंटिन्यूअस डाउन कटिंग देखने को मिलती है मेंडरिंग कोर्स के साथ, जिससे इंसाइज्ड मेंडर बन जाते हैं। ये चीज़ हायर क्लासेस में भी है, बिल्कुल बेसिक बुक्स में भी है। अभी मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी आपके सामने प्रस्तुत की है। इनमें नदियों के कार्य के बारे में बताया गया, वर्क ऑफ अ रिवर। इनमें अगर आप देखो तो इन्होंने इमेज वगैरह भी दी हैं कि लेवाइज क्या होते हैं, मेंडर क्या होते हैं। मेंडर की इमेज आप साफ तौर से देख सकते हो, सर्पीले हैं, इस वजह से हम इन्हें विसर्पण कहते हैं। सर्पण का मतलब सांप है हिंदी में। तो जब रिवर मैदानों में उतरती हैं, मैदानों में प्लेन्स में एंटर करती हैं, तो बहुत लार्ज बैंड्स बनाती हैं। कैसे लार्ज बैंड्स, ये देखिए इस तरीके से, इसे हम मिएंडर कहते हैं। क्या ये कहीं से भी यू शेप्ड है, कहीं से भी यू शेप्ड है क्या, नहीं। ये तो प्रॉपर मिएंडरिंग है, प्रॉपर विसर्पण है, घूमना है, और ये ट्विस्ट वगैरह है, तो इस कारण से ये मिएंडर है। कंटिन्यूअस इरोजन के कारण कभी कभी हम देखते हैं कि जो मिएंडर की साइड्स हैं, और खास तौर से अगर आप देखो तो मिएंडर लूप के जो एंड्स हैं वो और पास पास आ जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, काफ़ी समय के बाद ये कट ऑफ हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ ये वाला पार्ट कल तक होगा, बट ये कट ऑफ हो गया, और इस कारण से ये अलग होकर के ऑक्सबो लेक का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ गए ऑक्सबो लेक का मतलब, क्योंकि ये अलग हो गया, अब यहाँ पानी स्टोर रहेगा, तो ये हो गया लेक। अच्छा, आपको क्या ऑक्सबो लेक का ध्यान है? ऑक्सबो लेक की एग्जाम्पल के विषय में क्या आपको पता है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कमेंट में मैं आंसर जरूर अपडेट करूंगा। तो मेरे ख्याल में पहला गलत होना चाहिए, यू सेव्ड बैंड। अगर आपका कोई और विचार हो किसी भी सवाल के उत्तर को लेकर के, तो आप जरूर कमेंट में बताएं, और थोड़ा आराम से, यानी अपने जब आप आंसर बता रहे हो तो थोड़ा सोर्सेज वगैरह भी रेफर करें, मैं उन पर जरूर ध्यान दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, आंसर की नहीं आई है, और कई बार हम देखते हैं कि हम चीज़ें सही इंटरप्रेट करते हैं, बट यूपीएससी अलग वे में इंटरप्रेट करती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इन चीज़ों पर मैं जरूर विचार करता हूँ और कॉमेंट को पिन कर देता हूँ। अच्छा, हालांकि हमें अगर मिएंडर्स के बारे में पूछा गया, तो मुझे मेरे ख्याल में पहला बिल्कुल गलत है, यू सेव्ड बात नहीं है। तो 1 को अगर हम एलिमिनेट करें तो आंसर हमारा निकल कर क्या आ जाता है, ऑप्शन सी 2 एंड 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी के सीएपीएफ की परीक्षा में पूछा गया 2021 में, ज्यादा पुराना सवाल है नहीं। इन द कोर्स ऑफ अ रिवर, यानी रिवर के दौरान, बहने के दौरान, कौन सा फीचर बन जाता है जब ओल्ड मिएंडर क्लोज ऑफ हो जाता है डिपोजिशन के कारण? नदियों के द्वारा जो गाद और मिट्टियां लाई जाती हैं, उनके कारण ये अलग हो जाता है हिस्सा, विसर्पण के दौरान। जैसे ये वाला हिस्सा है, अब ये ज़्यादा मुड़ गया, एक सेकेंड, हाँ, अब अगर ये विसर्पण करिए और ये ज़्यादा मुड़ गया, तो कई बार हम देखते हैं ऐसे करके ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, अभी हम ये पढ़कर क्या है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट है ना, जैसे अगर आप यहाँ भी देखो तो इन्होंने कुछ टर्म को यूज किया, जैसे इंसाइज मेंडर वगैरह। तो ये इंसाइज मेंडर पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। नदियों के मैच्योर स्टेज में हमें इंसाइज मेंडर देखने को मिलता है, और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इंसाइज मेंडर रीजुविनेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, यानी लैंड जब अपलिफ्ट करती है, ऊंची उठती है, या कई बार लैंड रीजुविनेट भी करती हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसाइज मेंडर बन जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई लैंड है, किसी कारणों से हमें पता है उनकी जमीनें थोड़ी भर गई, जो गड्ढे हैं वो फिल होने लगे, तो इस कारण से इंसाइज्ड मेंडर बनती है, क्योंकि नदियों का कोर्स जो है वो बदल जाता है, और जब नदियों का कोर्स बदल जाता है तो हमें मेंडर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अलग से घबराना नहीं है इन टर्म्स को देख करके। दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कौन सा, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ऐसे तो ड्रेनेज पैटर्न पर काफी सारे सवाल आए हैं, तो हम नदियों वाले टॉपिक में उसे कवर करना प्रेफर करेंगे। शिवालिक, विंध्या माउंटेन, गिर हिल्स, या अरावली माउंटेन्स? देखिए इसका आंसर है गिर हिल्स। तो जब नदियां बहती हैं, कुछ पैटर्न्स के साथ बहती हैं, जिन्हें हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो इनमें कुछ जो खास कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, वो डेंड्रिटिक हैं, ट्रेलिस हैं, सब डेंड्रिटिक हैं, पाइनेट हैं, पैरेलल हैं, सब पैरेलल हैं, एनुलर हैं, रेक्टेंगुलर और रेडियल हैं। भारत में अगर आप देखो तो आपको खास तौर से रेडियल देखने को मिलेंगे, डेंड्रिटिक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रेलिस के भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं डेफिनेटली। इसके बाद अगर आप देखो तो खास तौर से सेंट्रीपीटल यहाँ नहीं दिया गया ना, सेंट्रीपीटल, ये जो है ये कुछ मुख्य हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी पीवाईक्यू है, देखिए क्या कह रहे हैं। अ ड्रेनेज पैटर्न वेयर अ रिवर इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरी अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल। देखिए ये नदियां हैं, राइट एंगल में आकर के कोई नदी जुड़ रही है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? तो इस पैटर्न को ये मैप से समझते हैं। ये देखिए नदी बह रही है ऑलमोस्ट 90 डिग्री आप कह सकते हो, ठीक है, राइट एंगल पे, तो ये कहलाता है कौन सा,
अच्छा, ये ट्रेलिस है। ट्रेलिस में आकर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ, हालांकि क्लैरिटी थोड़ी, हाँ ये देखिए, ये नदियां हैं और यहाँ देखो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये राइट एंगल में आकर के जुड़ रही हैं। इसमें वैसा कोई केस नहीं है डेंड्रिटिक में। डेंड्रिटिक में राइट एंगल वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो किसी भी वे में आकर के जुड़ जाती हैं। अच्छा, डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है पता है? पेड़ की ब्रांचेज, ठीक है, पेड़ की शाखाएं, तो ये बिल्कुल पेड़ जैसे रिजम्बल कर रहे हैं ना, तो इस कारण से ये डेंड्रिटिक कहलाते हैं। तो डेंड्रिटिक पैटर्न कब डेवलप होता है? जब हम देखते हैं कि ये ब्रांचेज की ट्री के जैसे रिजेंबल कर रहे हैं, तो वो डेंड्रिटिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे राइट एंगल वाली बात कही है इन्होंने, तो आंसर आप बिल्कुल ट्रेलिस के साथ जाओगे, और ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रोवाइड की है। कहा जा रहा है कि राइट एंगल में आकर के जुड़ती हैं, तो वो कहलाती हैं ट्रेलिस। आगे इन्होंने पूछा है, जब रिवर अपने वाटर को सभी दिशाओं में डिस्चार्ज करती है किसी लेक या डिप्रेशन के, अच्छा एक सेकंड, ये उल्टा मैंने ड्रॉ कर दिया, हाँ ये एक पैटर्न है, और यहाँ पर जो है नदियां आकर के सभी डायरेक्शन से किसी लेक में, अगर मान लो ये लेक है या कोई भी गड्ढा है और यहाँ आकर के पानी जमा कर रही है, तो इस पैटर्न को, नदियों के इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? तो अगेन हम आ चुके हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 में। यहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज पैटर्न पर बात करी है। तो वैसी ड्रेनेज पैटर्न जो पेड़ की शाखाओं की तरह देखने को मिलती हैं, वो डेंड्रिटिक कहलाती हैं। जैसे अगर आप उत्तर भारत की नदियों को देखो, खास तौर से गंगा नदी, यमुना नदी, इन नदियों में हमें कहीं ना कहीं डेंड्रिटिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। बहुत सारी नदियां आकर के जुड़ती हैं और ये पेड़ की शाखाओं की तरह प्रतीत होती हैं। इसके बाद देखो रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है? जब किसी हिल, यहाँ पे जो रिवर है या किसी हिल या ऊंची चोटी से चारों दिशाओं में फैल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से चारों दिशाओं में, तो वो कहलाता है रेडियल। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो, अमरकंटक एक अच्छा एग्जाम्पल है। अमरकंटक जो चोटी है, इसमें अगर आप देखोगे तो काफी सारी नदियां एक तरीके से ओरिजिनेट करती हैं यहाँ से, और इस पर सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये रही बात रेडियल की। जबकि अगर आप देखो ट्रेलिस की, तो ट्रेलिस मैंने बता दिया और इस पर हमने क्वेश्चन भी अभी कवर किया, राइट एंगल पे आकर के जुड़ती हैं। इसके बाद अगला देखो, अगला ये है, जब रिवर डिस्चार्ज करती हैं अपने वाटर को सभी दिशाओं से किसी लेक में या डिप्रेशन में, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल। आई होप आपको समझ आ रहा है। सेंट्रीपिटल का मतलब ये है, अगर कोई लेक है तो यहाँ चारों दिशाओं से नदियां आकर के अपने पानी को जमा कर रही हैं, वो कहला रहा है सेंट्रीपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेंट्रीपिटल। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास, उन्हें भी कवर करते हैं। देखिए, इन्होंने पूछा नेशनल वाटरवे 2 के विषय में। बहुत आसान है, एनसीईआरटी में हर जगह पे है, हर स्टैंडर्ड बुक, साइड बुक में आपको देखने को मिलेगा। स्टेट पीएससी का ये प्यारा सवाल है, हर साल नेशनल वाटरवे 1 या 2 के विषय में पूछते हैं, या कई बार अन्य जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके भी ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सभी एग्जाम में, इवन अगर आप देखोगे स्टेट पीएससी में भी पूछते हैं, नेशनल वाटरवे 1 किसे कनेक्ट करता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। इवन एसएससी एमटीएस तक के पेपर में पूछ लिया गया है कि नेशनल वाटरवे 2 किसे कनेक्ट करता है। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है एनसीईआरटी की। इसमें भी आप देखोगे तो इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है नेशनल वाटरवे 1 के बारे में, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच, नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धूरी पट्टी, ब्रह्मपुत्रा वाले रिवर में। ये भी पूछा गया इवन कि नेशनल वाटरवे 2 किस नदी में हमें देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्रा में। इसके बाद अगर आप देखो तो नेशनल वाटरवे 3 है, जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 4 है, 5 है। इस तरीके से जो 5 है ये मुख्य हैं। इनमें खास तौर से 1 और 2 आपको याद रखना है। खैर, ये तो हर बैच का पार्ट है, पेड बैच, फ्री बैच, हर जगहों पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। ये एनसीईआरटी के किसी भी पार्ट को स्किप करना बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये था कॉपेन, जो कि सबसे प्यारा टॉपिक है अगेन यूपीएससी का। कॉपेन पर क्वेश्चन दिख ही जाते हैं, और आपको ध्यान होगा कॉपेन पर हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया था। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। इवन राजस्थान के लिए आपको याद होगा, बहुत बार में वेस्ट, ऐसे करके हमने काफ़ी सारे फनी ट्रिक्स को कवर किया था। तो BW ये देखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे ये यूट्यूब में भी फ्री वाले लेक्चर का भी पार्ट था, मैंने आपको कंप्लीट कॉपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें काफ़ी सारे CAPF के क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप देखो तो ये पूरा हमने NCERT से कवर किया था, कैसे ABCD नाम पड़ता है, ड्राई क्लाइमेट क्यों कहते हैं, ई से पोलर क्लाइमेट क्यों होता है, और होता है तो क्या हम इसे याद रखें, तो किस तरीके से रखें, सारी चीज़ें थी 1 बाय 1। ठीक है, BWHW जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए साफ तौर से हम देख सकते हैं कि ये डेजर्ट वाला पार्ट है। इसी तरीके से और भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एंड में भी कवर किया था, वीडियो के एंड में। जैसे ये देखिए, इसका मैंने PDF भी आपको शेयर करी थी, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। स्टेट पीएससी के भी कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन हमने कवर किए थे, NDA का भी क्वेश्चन था, ठीक है।
तो आंसर इसका डेजर्ट है। अब देखिए एक बात मुझे खास जो बतानी थी वो ये कि हिस्ट्री का लेवल नो डाउट बहुत ज़्यादा टफ है, एक्सट्रीमली टफ है। बट बहुत लोग पूछ रहे हैं सर अगर इस तरीके से हिस्ट्री आएगी तो क्या हम स्किप कर दें, क्योंकि पढ़ने ना पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आपको एक बात समझना होगा, अगर लेट सपोज किसी पेपर में 15 सवाल आए हिस्ट्री के, तो क्या सारे ही जो है वो डुएबल नहीं है या 5-7 सवाल हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए अगर जो वेटरन एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी बार एग्जाम दिया हुआ है वो तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डेफिनेटली ठीक करेंगे ही। तो जो बेसिक सोर्सेज से एनसीईआरटी से रहेंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं और ये जानबूझकर मैं ये वर्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको वेटेज देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट देखो तो इनमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है। तो कोई भी कोर्स आप फॉलो करोगे, पेड हो, फ्री हो, यूट्यूब का हो, एनसीईआरटी का हो, कुछ भी आप फॉलो करेंगे तो आपको इनसे क्वेश्चन आपके कन्वर्ट होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए ईजिली। बट जब आप बाकी क्वेश्चंस देखोगे जैसे हिस्ट्री में खास तौर से, तो 50% 60% के बाद जाना काफ़ी टफ रहता है। तो जो बात थी मुझे कहनी वो मैंने आपको बता दी। इकोनॉमिक्स में भी स्टैक रेट काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट साइंस इनमें काफ़ी अच्छा है, ज्योग्राफी वगैरह तो खैर स्कोरिंग है ही अगर क्वेश्चन उस वे में आए तो। अब अगर क्वेश्चन टफ आ गए तो डेफिनेटली वो करना मुश्किल रहता है। पेड कोर्सेज की इन्फो के लिए मैंने कमेंट में पिन कर दिया है नंबर, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम भी आईडी दी गई है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें यूट्यूब पे कवर करनी है। धन्यवाद, जय हिंद।